हेलो दोस्त, ये चैप्टर नंबर 1 है जैव प्रक्रम बायोलॉजी का 10th क्लास। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। टोटल 32 क्वेश्चन है। तो देखिए सब समझा देंगे एक एक क्वेश्चन, आप सबको गलती नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जैव प्रक्रम का, यहाँ पर चैनल का नाम है G2 मैथ मार्केट। तो यहाँ पर ये चैनल को देख सकते हैं 10th क्लास के बायोलॉजी के लिए। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहा निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सजीव का मुख्य लक्षण है। तो सजीव का मुख्य लक्षण क्या है? स्थानांतरण। तो स्थानांतरण मतलब होता है एक जगह से दूसरा जगह जाना, तो स्थानांतरण ये हुआ। अब देखिए आगे कह रहा है कि श्वसन। तो श्वसन होता है जो नाक से सांस लेते हैं उसको श्वसन कहते हैं, तो ये भी जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण, तो देखिए पेड़ पौधा अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ये भी जरूरी है। तो यहाँ पर तीनों है जो सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, तो उसका जो टोटल जो कोशिका का अंग होता है जिसको कोशिकांग कहते हैं वो जीव द्रव में रहता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है जो जीव द्रव हो जाएगा। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने किए थे, तो इसका सही आंसर जीव द्रव हो जाएगा। यहाँ सारे गुण जो विद्यमान रहता है जो जीव द्रव में रहता है। तो जीव द्रव किसे कहते हैं? तो जीव द्रव कहते हैं जैसे हम बता देते हैं यहाँ पर, जैसे कोशिका है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस हुआ। अब न्यूक्लियस के जो बाहर वाला हिस्सा है ये वाला, ये हुआ कोशिका द्रव, और जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं, न्यूक्लियस भी बोला जाता है, तो ये केंद्रक द्रव हो जाएगा। अब केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिलाकर बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीव द्रव। तो जैसे केंद्रक द्रव जो केंद्रक में पाया गया और कोशिका द्रव जो कोशिका में पाया गया, ये दोनों को एक साथ बोलना है तो हम जैसे जीव द्रव बोल सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं ऐसे कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव बराबर जीव द्रव, तो इस तरीका से। तो आप समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर जीव द्रव था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। जीवों का अनुरक्षण होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जीवों का अनुरक्षण मतलब क्या होता है? मतलब उसको में जिससे मतलब पोषण मिलता है, पूरा क्रिया होता है शरीर का, तो उसको कहा जाता है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब पूरा जो मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ये सब प्रक्रिया होता है उसको अनुरक्षण कहा जाता है। तो ये जैव प्रक्रम में आता है, तो इसका सही आंसर जैव प्रक्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वापोषी है। तो स्वापोषी होता है जो अपना भोजन खुद तैयार करता है। तो अपना भोजन देखो, जीवाणु है जो छोटे छोटे कीड़ा पर ये अपघट में आता है, कावक भी है जो अपघट में आएगा, तो ये सब है अपघट जो सड़े गले चीजों को द्रव रूप में करके ये अपना भोजन बनाता है, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। सभी सजीव, तो देखिए सभी सजीव में मनुष्य भी आ जाएगा, एनिमल भी आ जाएगा। तो ये जो एनिमल है ये जो अपना भोजन खुद तैयार नहीं करता, सिर्फ यहाँ सभी हरे पेड़ पौधे के पास क्लोरोफिल होता है और सूर्य के प्रकाश से और जाड़ से पानी को संग्रहित करके भोजन बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हरे पेड़ पौधे हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहा प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको में लगता है प्रकाश संश्लेषण होने में, जल का भी उपयोग होता है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ का है किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो देखिए क्लोरोफिल है जो मदद करता है प्रकाश संश्लेषण में, तो ये है जो जरूरत है ये दोनों, और ये भी जरूरत है, बनता थोड़ी है, ये सब है जो जरूरी है मतलब प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सही आंसर सी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज का छोटा रूप होता है उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ग्लूकोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का
पोषण होता है, तो गोबर छत्ता है उसको में किस प्रकार का पोषण होता है जो, तो इसको में है जो देखिए गोबर छत्ता जो गोबर पर उगता है सफेद कलर का रहता है जो इस तरीका का बन जाता है उसको बात कर रहा है। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण करता है, तो ये मृत जो पदार्थ रहता है जब मरा हुआ उससे है जो अपना भोजन तैयार करता है, तो इसीलिए इसको मृत जीवी कहा जाता है। मृत जीवी जैसे गोबर है, गोबर पर उग रहा, तो गोबर सजीव चीज नहीं है, गोबर स्वापोषी नहीं है। अब देखिए इनमें से कोई नहीं, गलत बात कर दिया। मृत जीवी उसमें बहुत मरा सड़ा कीड़ा छोटा छोटा सब रंग का चीज रहता है, तो उसी से वो भोजन बनाता है, इसलिए गोबर छत्ता को मृत जीवी पोषण कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर है। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में सूर्य प्रकाश के अवशोषण करने की क्षमता किसे होता है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। रंध्र जो पेड़ का जो पत्ता होता है, इस तरीका का जो पत्ता होता है उसमें छोटा छोटा होल पाया जाता है रंध्र, तो उसी को अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ये ऑब्जर्व करता है, मतलब तीरता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंध्र। सॉरी यहाँ पर देखिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का बात कर रहा है। हम यहाँ बता दें कार्बन डाइऑक्साइड है जो अवशोषण करने का तरीका। कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण होता है जो रंध्र द्वारा होता है। यहाँ कह रहा है सूर्य का प्रकोष्ठ किसके द्वारा होगा, तो ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ देखिए क्लोरोफिल लिखा हुआ, क्लोरोफिल के मदद से है जो वो है जो क्लोरोफिल के मदद से ही वह सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है, और रंध्र द्वारा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है। और यहाँ सभी कोशिकाएं, ये गलत है। परिवहन ऊतक, ये परिवहन ऊतक में जाइलम फ्लोएम है जो परिवहन का काम करता है, जो जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम है जो फल का अवरोहण करता है। तो यहाँ इसका सही आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। कहाँ, क्योंकि यहाँ लिखा है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, यहाँ लिखता कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, तो रंध्र हो जाता। यहाँ सूर्य के प्रकाश के कारण है जो, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो देखिए हाँ ये क्वेश्चन है जो ऊपर वाला क्वेश्चन हम बता दिए, मतलब उल्टा बता दिए। उल्टा कहने का मतलब हमको ध्यान में नहीं था, ध्यान यहाँ देखिए प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो पत्ती के रंध्र द्वारा। रंध्र जो होता है उससे है जो आवागमन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पत्ती रंध्र द्वारा जाता है, ऑक्सीजन निकलता है और वायुमंडल में चला जाता है, इस तरीका से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत क्या है, तो ये तो सिंपल है, जो सफेद वाला जो दिखता है दांत का ऊपर वाला, ये इनामेल होता है। और इनामेल होता है इस तरीका का, जैसे दांत होता है, जैसे नीचे वाला दांत है तो इस तरीका का रहेगा। नीचे वाला को रूट कहते हैं और ऊपर वाला जो होता है क्राउन कहलाता है। तो ऊपर वाला होता है, ये जो ऊपर वाला ये सफेद कलर होता है, यहाँ कलर है जो रेड है, लेकिन यहाँ ये वाला होता है जो ऊपर इनामेल होता है जो सफेद कलर का रहता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ का बना होता है, और इसके अंदर डेंटाइन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनामेल। इनामेल है जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ऊपरी परत इनामेल पाया जाता है। अब यहाँ देखिए नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि लार किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि से पाया जाता है। 3 जोड़ी लार होता है, ग्रंथि होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है मुंह में, लेफ्ट साइड 3 गो और 3 गो राइट साइड, तो 6 गो हो गया, मतलब जोड़ा में 3 पाया जाता है पैरोटिड ग्रंथि। इससे टाइलिन निकलता है, टाइलिन नामक जो लार होता है, टाइलिन ये वाला निकलता है, और ये है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, टाइलिन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यकृत है जो, ये है जो दूसरा है, ये ग्रंथि है, यकृत है, अंतःस्रावी ग्रंथि, जठर ग्रंथि ये अमाशय में होता है, और ये आंत ग्रंथि, मतलब ये छोटी आंत बड़ी आंत का हिस्सा है, मतलब उसी को कहा रहा है आंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कह रहा है इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है, जठर रस में क्या मौजूद नहीं होता है, तो देखिए जठर रस किसको कहते हैं जो समझना है, तो जठर रस जो पेट जो बताए थे कि जो पेट है जो इस तरीका से अमाशय को ही पेट बोला जाता है, तो ये अमाशय है, ये अमाशय में
जठर रस निकलता है। तो अमाशय में जठर रस निकलता है। तो ये जो पीत जो दिया हुआ है ये तो अमाशय का ऊपर एक लीवर था, लीवर से निकलता था, पित्ताशय में जाता था, फिर पित्ताशय से इसको में आता था। तो इसका सही आंसर पीत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा जठर रस में मौजूद नहीं होता है। तो कैसे मौजूद रहेगा, इसको में जठर रस निकलता है तो ये तो हियाँ मौजूद है पित्ताशय में, इससे इसको में आता है। तो इसका सही आंसर पित्ताशय हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कह रहा इनमें से कौन छोटी आंत का भाग नहीं है। तो छोटी आंत का भाग हम बता चुके हैं, छोटी आंत है जो व्यास में छोटा होता है, व्यास में उसका छोटा होता है। तो छोटी आंत इस प्रकार से बताए थे। अब इसका है जो 3 भाग होता था, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो देखिए डेडुनम ऊपर है, जेजुनम है, फिर इलियम है। तो इसका सही आंसर ये बड़ी आंत का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर कोलोम हो जाएगा। अब देखिए कोलोम हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। कह रहा है इसमें इनमें कौन अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग मतलब जो अब कुछ किसी काम के लायक नहीं रहा शरीर में, उसको अवशेषी अंग कहते हैं। तो ये अपेंडिक्स बता दिया गया है। छोटी आंत, जो छोटी आंत होता है, इससे जो बड़ी आंत जुटा हुआ रहता है, इसका जो यहाँ पर निकला हुआ है इसी को अपेंडिक्स कहा जाता है। तो इसका सही आंसर अपेंडिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों के पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो मुख गुहा से स्टार्ट होता है, वहाँ टाइलिन निकलता है पैरोटिड ग्रंथि से, और वो जो है जो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है जो क्या कह रहा। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। मतलब कह रहा अमाशय ग्रंथि जिसका नाम था अमाशय, जो अभी बताए हैं ऊपर इस तरीका से रहता है, इसको अमाशय भी कहा जाता है, और इसमें पाया जाता है जठर ग्रंथि। तो ये बोल रहा जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। तो देखिए म्यूकस हम बता चुके हैं कि इसके चारों ओर म्यूकस का एक लेयर रहता है जो खराब हो जाता है, तो पेट में जलन होता है, जिसे एसिडिटी कहते हैं, जो अल्सर बोला जाता है, अल्सर। अब देखिए यहाँ जाइमोजीन है जो ये जाइमोजीन भी उसी में पाया जाता है, लेकिन कह रहा जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। तो मूल पीत वाहिनी है जो, फिर यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन था उसी तरीका से ये पकड़ा गया। मूल पीत वाहिनी मतलब पीत वाहिनी हुआ। तो देखिए पीत यहाँ लीवर में बनता था, लीवर से आता था पित्ताशय में, पित्ताशय से फिर जाता था यहाँ पर अमाशय में। तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भाग नहीं है। अम्लराज HCl के बात कर रहा है, HCl है जो पेट में पाया जाता है, तो ये नहीं होगा। कह रहा है कौन भाग जठर का नहीं है। तो मूल पीत वाहिनी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा 16 नंबर कि इनमें से किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन ग्रासनी में नहीं जा पाता है। ग्रासनी में कौन नहीं जा पाता, मुख इनमें से किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में नहीं जा पाता है। कंठ द्वार के कारण, एपिग्लोटिस के कारण। तो कह रहा मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में नहीं जा पाता है। तो ये एपिग्लोटिस पाया जाता है जो डिसाइड करता है कि ग्रास नली में जाना है कि श्वसन नली में जाना है, इसी का निर्णय लेना होता है। एपिग्लोटिस है यही बताता है कि भोजन है जो मुख गुहा से ग्रास नली में जाएगा या श्वसन नली में जाएगा। तो कह रहा है भोजन ग्रास नली, मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में नहीं जा पाता है। तो एपिग्लोटिस के कारण, एपिग्लोटिस है जो ही बता रहा है कि किधर जाना है। अब देखिए एपिग्लोटिस बंद है तो नहीं जाएगा भोजन ग्रास नली में, और एपिग्लोटिस खुला रहेगा तो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा 17 नंबर कह रहा छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है। तो छोटी आंत में जो भोजन है जो उसका पूर्ण पाचन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको काइल कहा जाता है। काइल, जब छोटी आंत में भोजन पूरा कंप्लीट पाचन हो जाता है तो उसको जो बचता है उसको काइल कहा जाता है, काइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए काइल लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। 18 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन करता है। तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा करता है। अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है और
यहाँ कोशिका, मुख, न्यूक्लियस, ये सब उसके मतलब में पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस तो कोशिका के अंदर रहता है, तो इसका सही आंसर कूटपाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन अमीबा में पोषण प्रक्रिया में एक नहीं है? पोषण प्रक्रिया में एक नहीं है, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा जो बोल रहा? तो देखिए इसका अंतःग्रहण, तो मुंह जो अंदर लेता है भोजन को उसको अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन होता है रसधानी में होता है, फिर बचा हुआ अपशिष्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है, तो उसको बहिष्करण कहते हैं। तो कह रहा पोषण प्रक्रिया में एक नहीं है, तो अपघटन नहीं होता, क्योंकि अपघटन है जो अपघटन मतलब होता है कि छोटे छोटे दम जीव है जो उसको सड़ा गला चीज पदार्थ को बायोडिग्रेडेबल जो होता है उसको खत्म कर देता है, मतलब मिट्टी में मिला देता है, उसको अपघटन कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव है, तो उसका सही आंसर है जो क्या हो जाएगा? अपघट हो जाएगा, क्योंकि ये है जो भोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा के भोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं है, यानी कि दूसरा चीज। अब यहाँ पर देखिए बिस्मा है जो अमीबा से क्वेश्चन है, कह रहा है अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो भोजन रसधानी लिखना था यहाँ पर, तो लिखाया है भोजन स्थानी में। भोजन जो रसधानी होता है वहाँ पर उसका पाचन होता है और फिर बहिष्करण हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम से, कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि पैरामीशियम का क्वेश्चन कह रहा है पैरामीशियम में भोजन अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? तो इसका भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस, तो देखिए पैरामीशियम था उसको में फिक्स नहीं था, क्योंकि उसका आकार ही फिक्स नहीं था, तो वह कहीं से भी भोजन करता था। लेकिन पैरामीशियम है ये चप्पल का आकार का होता है, तो चप्पल का आकार का होता है तो एक जगह इसका खाली जगह होता है, बाकी जगह सीलिया पाया जाता है। तो जहाँ सीलिया नहीं पाया जाता है उसको कोशिका का मुख कहते हैं, उसी से है जो वो अंतःग्रहण करता है, मतलब भोजन को अंदर लेता है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है? तो अमीबा में देखिए अमीबा में पोषण की प्रक्रिया अंतःग्रहण द्वारा होता है, सीधा बात इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःग्रहण। यहाँ चित्र नहीं दिया हुआ है, चित्र इस प्रकार से था और इस प्रकार से था और कह रहा था कि ये है जो किया है, तो ये है जो यहाँ पर अंतःग्रहण करने का तरीका है, मतलब कूटपाद है, तो ये कूटपाद से है जो क्या करता है, तो चलना भी इसी से काम है कूटपाद से, और इसका भोजन भी करना है तो इसी कूटपाद के मदद से करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःग्रहण मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ फिगर नहीं है तो हम बढ़िया से क्लियर नहीं कर सकते हैं, फिगर यहाँ पर नहीं दिया गया है। अंतःग्रहण वाला चित्र लगाएं दिया हुआ है, तो चित्र यहाँ नहीं है तो क्लियर नहीं होगा, तो मतलब चित्र रहेगा तब ही वो बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है जो 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो देखिए मनुष्य का आहार नाल होता है उसका लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, 8 से 10 मीटर मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होता है। अब इसमें देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि मनुष्य के भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नांकित किस रचना के मदद से होती है? तो ये स्वाद कलियां जो जीभ होता है, तो जीभ जो इस प्रकार से जीभ होता है, इसके ऊपर छोटा छोटा हल्का हल्का काली होता है, मतलब काली मतलब होता है हल्का सा इस तरीका से महीन महीन पतला पतला होता है, उसी काली से हमको है जो भोजन का स्वाद पता चलता है, तो उसको स्वाद कलियां कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों के अच्छी तरह सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थाई परत क्या कहलाता है? तो दांत पर एक अस्थाई परत बन जाता है, मतलब ज़्यादा जैसे दांत को नहीं साफ करिएगा तो इस पर एक परत बन जाएगा इसके चारों ओर, उसको क्या कहते हैं? अस्थाई रूप से परमानेंट, तो उसको कहते हैं दंत प्लाक। इसका सही आंसर हो जाएगा दंत प्लाक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो देखिए यहाँ पर अग्नाशय दिया है पहला ऑप्शन, तो अग्नाशय इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब लार ग्रंथि है। सब मैंडुबुलर, सब लिंगुअल, पैरोटिड ग्रंथि, ये तीनों है जो लार ग्रंथि का हिस्सा है।
क्योंकि मुंह में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है, तो यहाँ अग्नाशय है जो लार ग्रंथि का नहीं है जो, तो इसका सही आंसर अग्नाशय हो जाएगा। उल्टा क्वेश्चन पूछता है ला रखाता है कि 27 नंबर देखिए क्वेश्चन 27 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि आहार नाल के कर्मकुचन को दर्शाने वाले चित्र को चिन्हित स्थान किस प्रकार को दर्शाता है। आहार नाल के कर्मकुचन वाला चित्र लगाएं। तो देखिए आहार नाल होता है, उसमें एक इस तरीका से स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, तो इसमें बात कर रहा है इस तरीका से, कहीं कहीं पर ये दोनों है, इसमें से भोजन है जो गुजरता है, तो ये है जो ऊपर से सट जाता है और नीचे जो हल्का है जो फैल जाता है। तो कह रहा है कि कर्मकुचन, तो कर्मकुचन क्या है, तो कर्मकुचन है जो जब दोनों पाइप है जो इस तरीका से दबता है, दोनों पाइप इस तरीका से, तो कर्मकुचन, और उधर दोनों है जो पाइप हल्का खुलता जाता है, मुंह इस तरीका से फैल जाता है, तो इसको शिथिलन बोलते हैं। तो याद रखना है, यहाँ पर फिगर नहीं है तो नहीं क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि जहाँ पर संकुचन मतलब होता है जहाँ दबा हुआ रहता है, जहाँ और भोजन उससे पार हो जाता है, तो जहाँ पार होने वाला रहता है वहाँ शिथिलन होता है, मतलब फैलता है दोनों ओर। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन था। तो हेलो दोस्त, यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आमाशय के भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिका का स्तर पाया जाता है। तो जो आमाशय होता है उसके भीतरी दीवार पर किस प्रकार का कोशिका का स्तर पाया जाता है, तो पाया जाता है स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। जो आमाशय था इस प्रकार से, यहाँ पर आमाशय बना देते हैं, इस प्रकार से आमाशय जो आया था, इसके जो दीवार है इस पर किस प्रकार के कोशिका पाया जाता है, तो स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। ये जो दीवार है इसका जो ये कोई भी कोशिका का बना हुआ होता है, तो ये जो कोशिका है ये स्तंभाकार मतलब स्तंभ जैसे इस प्रकार का होता है, स्तंभ इस प्रकार का होता है ना, तो इसी तरीका से स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका का बना हुआ होता है। तो ये याद कर लेना है यहाँ पर। अब देखिए 29वां क्वेश्चन है कि आमाशय के दीवार में होने वाला घाव पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक श्रावण से होता है। यहाँ पर 2 है जो नहीं दिख रहा होगा, श्रावण से होता है लिखा हुआ है, तो ये किसके अत्यधिक श्रावण से होता है, तो ये किसके अत्यधिक श्रावण से होगा, तो अम्लीय स्राव। जब आम्ल है जो ज़्यादा निकलने लगता है तो उसी, और म्यूकस लेयर है जो हल्का कमजोर पड़ जाता है, तो इसी को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का रहा, इनमें से कौन वसा को वसा आम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो वसा आम्ल और ग्लिसरॉल में कौन बदलता है, तो लाइपेज पाया जाता है जो वसा आम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। वसा जो रहता है, वसा को वसा आम्ल मतलब फैट को फैटिक एसिड तथा ग्लिसरॉल में कौन बदलता है, लाइपेज। और लाइपेज कहाँ से निकलता है, तो लाइपेज निकलता है अग्नाशय से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलता है। लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन ये निकलता है, तो ही लाइपेज है। 31 नंबर कह रहा है मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक है, तो छोटी आंत की सबसे अधिक लंबाई है, तो इसका सही आंसर छोटी आंत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, ये कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत जिसको लीवर बोलते हैं, जो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि